हाँ जी, नम्रता रिवाइज किया? कुछ पूछना है आपने? मौसा। पक्का आ रहा है ना चैप्टर समझ में? सार्थक, आपने कुछ पूछना है? नो सर। दोनों बच्चे आपने? नो सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। पहले ये चैप्टर जितना तुम्हारे पास, हमने कहाँ तक किया था एक बारी बताना। क्या मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले बता दिए थे? यस सर, हो गए सर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हमने क्वेश्चंस कर लिए थे? ओके, ये हमने टी हाफ वाला ही किया ना यहाँ तक। 2 - 1/, ये कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? T25 तक। बताओ जल्दी से। क्या होमवर्क में कुछ दिया था? नो सर। मैंने पैकेज में नहीं बोला था फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन करने थे? किए आप लोगों ने ट्राई पैकेज हाँ में? सर, वो कर यस लिए। सर, वो कर लिए। पूरे सारे? यस सर। यस सर। उसमें एक क्वेश्चन है वो बहुत ही वैसा सा है। बोलूं क्या? ये वाला क्वेश्चन है, एक बार करके देखना। क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 seconds is 0.04 second inverse, and the rate of reaction after 20 seconds is 0.03 second. Calculate A and T half. चलो, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ही है। आपने एक ये क्वेश्चन हो गया जो अभी हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्या हमने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था अभी तक? नो सर। ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है गेस ना, ये 99% वाला। क्या ये बात सही है? यस, सही हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है अभी करने के लिए, और एक ये वाला क्वेश्चन है। दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग पहले इससे शुरू करें। और मेरे को ये बताना नम्रता, वेडनेसडे को सुबह क्लास रख सकता हूँ क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, हम एक वेडनेसडे को सुबह और एक वेडनेसडे को शाम दोनों दिन क्लास रखते हैं। कि इस संडे को बच्चे एक फंक्शन है। फंक्शन मेरी शादी है। ठीक है, मतलब मेरी शादी क्या है, मतलब मेरी शादी का कुछ कुछ हो रहा है। तो इसलिए संडे को मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास, है ना। कल भी इसी वजह से नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत मेरा काम के चक्कर में। बट इस वेडनेसडे को मुझे दो क्लास, एक सुबह 7 बजे रखेंगे एंड एक रात में रखेंगे 8:30 बजे। तो हाँ, तो चलेगा ना? सुबह थोड़ा लेट रख सकते हैं क्योंकि मेरी स्विमिंग क्लास भी होती है। अरे वाह, अरे वाह। तुम्हें फोन किया तो तुमने फोन नहीं उठाया ना? सर कब? अभी? और क्या। अच्छा सॉरी सर, वो मैंने देखा नहीं होगा। तुम्हें फो- तुम तो मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने तो सब्सक्रिप्शन टाइप लिया है मेरा। तुम तो आते ही नहीं हो क्लास में। अरे नहीं सर, वो मैं विलेज जा रखा था तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी आने में, इसलिए। अब तो ठीक है, अब तो क्लास रेगुलर होगी। सुबह की क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वो सुबह मैं स्विमिंग क्लास जाता हूँ इसलिए हो रहा था कि मैं बस थोड़ा सा लेट हो जाए, इसलिए। चलो कोई नहीं। तुम ये बताओ पहले, तुमने पूरी क्लासेस वो कर रखी है ना कि नहीं करी है? देखी कि नहीं देखी? हाँ सर, देख ली थी। पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो ठीक है। कितने बजे से क्लास है तुम्हारा स्विमिंग? मतलब 7:30 रख दूं फिर? सर 8 बजे रख दीजिए। 8 बजे रख दूं? यस सर। चलो 8 बजे रख दी। ओके सर, थैंक यू। सर उसका आंसर 17, LN 17
नॉट अपॉन P1 माइनस P नॉट इंटू 1/T। हम्म। अरे क्या हो रहा है? भाई बाकी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना? यस सर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों। पहले अगर किसी को भी डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, चलो मैं अब 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, बिकॉज हमने पढ़ना भी है काफी सारा। आज हमें लगभग लगभग ये चैप्टर खत्म करना है। इस वीक का मेरा टारगेट है कि सरफेस केमिस्ट्री भी मैक्सिमम खत्म करना है। बस सर थोड़ा सा गलत हो गया शायद, मैंने गलती से x ले लिया, फिर 2x की जगह। यस, आपने गलत लिखा। यस। चलो, मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। चलो जी, सारे लोग देखना, आ जाओ। आ जाओ, देखो ये कैसे क्वेश्चन करते हैं। ये इक्विलिब्रियम का स्टाइल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, शुरुआत में क्वेश्चन में दिया इनिशियल प्रेशर इन द कंटेनर इज P0। P0 ये लिख दिया। शुरुआत में ये कुछ भी रिएक्ट नहीं किया होगा, ये जीरो हो गया। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। आफ्टर टाइम, ऐसे लिखा टोटल प्रेशर एट टाइम T1 इज P1। तो T1 के लिए जो हमारे पास है वो लिखा जाएगा P0 माइनस 2P। ये आ जाएगा 3P। ये आ जाएगा 4P और ये आएगा डैश। कितने लोगों को ये यस। बात समझ में आई? क्योंकि सॉलिड है। और ये सारा का यस सारा सर। ऐड करोगे। ऐड करने का मतलब है P0 प्लस 5P इज इक्वल्स टू P1। एक बात बताओ, क्या सबको समझ में आया क्या ये मैंने क्या किया है? यस। P0 माइनस टू यस पी सर। 3P 4P एंड P0 प्लस 5P। ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अब आगे का फंडा लिख सकता हूँ, दैट इज कि हमने ये पढ़ा था कि जो टी हाफ होता है या फिर टी होता है किसी भी रिएक्शन का 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग P0 अपॉन P0 माइनस 2P। ये जरूरी बात है इसकी। ये है मेन फंडा। क्यों? क्योंकि हम लिखते हैं कि इनिशियल अपॉन फाइनल। तो फाइनल इस बार P0 माइनस 2P है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 3P होता, हम इसमें 3P लिखते। अगर ये कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पर हम सिर्फ P लिखते और हम इसे P0 माइनस P लिखते। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो इसके आगे, बट दिस इज नॉट राइट। अभी आपको P को हटाना पड़ेगा, बिकॉज B ये जो है ये तो तुम्हारे पास वेरिएबल है। हम इसे कैसे हटा सकते हैं? हम इसे ऊपर वाली रिएक्शन से P0 प्लस 5P गिव्स P1। तो P0 माइनस P1 इज इक्वल्स टू, यानी P5P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P0। और P बराबर क्या होगा? P1 माइनस P0 बाय 5। और अब इसको आप ऊपर रिप्लेस करोगे। ये खतरनाक सी इक्वेशन आपका आंसर है। और ये नीट में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, इसी टाइप का P0 माइनस 2 P1 माइनस P0 बाय 5। क्या आया समझ में? मुश्किल नहीं था। यस। तरीका है इसका एक बस। क्या किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में? डन। नो नो सर। सर। चलो जी, आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को देखो।
मैं करूं? आपको दिख गया होगा कि ये गड़बड़ यहाँ पे क्या हो रही है। चलो जी, देखो आफ्टर 10 सेकेंड्स के लिए लिख रहा हूँ। देखना, मुझे पता है यहाँ पे एक जगह जाके रुक जाएगा ये, और फिर आगे नहीं होगा सॉल्व। यहाँ टी इज इक्वल्स टू, जो तुम्हारे 10 सेकेंड्स के लिए 10 इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग A0/A0 - x। और 20 सेकेंड के लिए जब आप लिखोगे तो लिखी जाएगी 20 इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग A0/A0 - x। ठीक है, ये x1 कर दिया, ये x2 कर दिया। क्या ये वाली बात समझ में आ रही मैंने क्या लिखा है? सारे लोग बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। और सारे लोग yes, अच्छे से पढ़ना चालू कर दो बेटा। ठीक है, सबके लिए बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से। आप देख रहे हो नीट में क्या जा रहा है। ठीक है, 620 के नीचे इस बार कुछ नहीं मिलेगा किसी को। बायो आसान आई थी इस बार इसलिए, और पॉसिबल है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लेके चलो बायो को, तो बायो इज लाइक 340 से 360 के बीच में लाना इज मेहनत वाला काम, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, केमिस्ट्री में अगेन 160 लाना बहुत आसान है, 180 लाना मुश्किल। ठीक है, बट और फिजिक्स में भी तुम्हारे पास लेट से 150 से भी ऊपर जा रहा है तो भी तुम्हारा स्कोर हो गया। तो आप देख सकते हो 20 20 20, मैंने 60 नंबर कम किए, 660 आराम से लाए जा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दो आप लोग। और चलो, ये वाला आफ्टर 10 सेकेंड ये रहा, आफ्टर 20 सेकेंड्स ये रहा। अगर ये वाला केस है तो अब देखो आप क्या करोगे कि आप आगे सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पे फंस जाएगा, आपको दिख रहा है अगर आपने डिवाइड कर दिया क्या आएगा, के तो कट जाएगा। ठीक, एक और चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारे पास दिया हुआ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज तुम्हारा एक का 0.04। रेट ऑफ रिएक्शन वैसे ले R = K, A⁻1। ठीक है, R = K, A⁻1। R = K, A⁻, यहाँ पर रखा। तो सबसे पहले आफ्टर 10 सेकेंड के लिए मैं लिखूंगा, ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन 0.04 = K, A0 - x। हम कितने लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है मैंने क्या लिखा है? यस सर। क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चे, मैं ये वाली इक्वेशन को दोबारा से यूज करो, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या इशिका बच्चे ये वाली बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास क्या होगा, 0.03 = K, A0 - x2। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको 4/3 = A0 - x1 / A0 - x2 मिलेगा। अब ना इन दोनों के साथ पता है क्या करना है, इन दोनों में हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दे तो बढ़िया हो जाएगा। डिवाइड करोगे बच्चे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आप नहीं चाहते। आपको के निकालना है और के हट गया तो फिर करेंगे क्या? तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखना ये क्या आएगा। 20 में से 10 हटाओगे तो कितना बचेगा? 10। 20 में से 10 हटाओगे तो क्या बचेगा? मैं इस वाली रिएक्शन को ऊपर लिख रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूँ? वो माइनस किया तो हो गया 10। ठीक, और 2.303 के कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक बताओ सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? थोड़ा एनर्जी के साथ। यस यस सर। ठीक है, yes, sir. नम्रता आ रही बात समझो बच्चे? यस सर। ठीक है, 2.303 के जो तुम्हारे पास ही कॉमन आ गया। अब देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ लॉग A0 - A0, लॉग A0 - x1। और ये लिखा जाएगा लॉग A0 - log A0 - x2। अब इसको में से इसको माइनस करने वाले हो, ये अच्छे से ही लिख दे रहा हूं मैं। ये तुम्हारे पास आएगा लॉग A0 - log A0 - x2। ये बताओ, ये देखा इसका, ये इस वाले पोर्शन का है A0 - x2। माइनस सर। माइनस करोगे इसके लिए तो माइनस आएगा इसी में, माइनस लॉग A0 माइनस माइनस प्लस लॉग A0 - x1। से ये कैंसिल होगा। एक बार आप ये देख लो क्या सबको समझ में आया? तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, बहुत अच्छे से देखना ये क्या है। लॉग को लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग A/B को लॉग A - log B लिखा जा सकता है ना।
यस उसी सर। तरीके से मैंने इसको इसको और इसको दोनों को ऐसे ही लिख लिया, और जब मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तब यही आया कि तुम्हारे पास देखो जी, ये वाला फंडा जो था वो सारा का सारा इधर रखा हुआ है, और इसके लिए जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये वाला, और माइनस ये, और ये ए नॉट कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आपके पास ये क्या आया, 10 = 2.303 के, और ये बन जाएगा लॉग, अब वापस से a0 - x1 / a0 - x2, और किस्मत से हम ये ऊपर से सॉल्व कर चुके, दैट इज 4/3। तो आप 4/3 रखोगे तो हो जाएगा 10 = 2.303 के लॉग 4/3 आया। और अब तुम इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है। यस। आप लोगों ने पैकेज सॉल्व किया, आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं मिला? तो ये वाला नहीं था, ऊपर वाला था। ना, ये वाला क्वेश्चन भी था उसमें। अब पैकेज दोबारा देखना सारे लोग, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है मैंने यूनिट ऊपर नीचे कर दिया और नंबर इधर उधर कर दिया, पर ये क्वेश्चन है पैकेज में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज ढूंढ के इसको दोबारा करना है। ओके सर। ठीक है बच्चे, क्लियर है आप लोगों को ये वाला? चलें आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के जो अभी हमने देखे, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है समीर, चलें? हाँ सर। चलो जी आगे चलते हैं। आज नेक्स्ट पोर्शन पढ़ना शुरू करते हैं, नया वाला टॉपिक, दैट इज, अब हमने ये लास्ट क्लास में जितना भी पढ़ना था ये सारा कुछ फर्स्ट ऑर्डर अब आपका तैयार है क्या? मैंने आप लोग को शॉर्टकट्स बताए थे इसके? नहीं ना? आ जाओ नो शुरू सर। करो। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर के मैंने आपको बोला था रिएक्शन कुछ इस तरीके से है कि आधा का आधा होता चला जाता है, कि 50 तक पहुंचने में आपका टी हाफ लगेगा, फिर 50 से 25 होने के लिए फिर से टी हाफ लगेगा, फिर 25 से फिर इसको 12.5 होने फिर से टी हाफ लगेगा, फिर 12.5 का 6.25 होने फिर से टी हाफ लगेगा। ये बात तो याद होगी आप लोग को, है ना? तो हम ना यस। कुछ ऐसे से याद रखते हैं। आप ऐसे देखो, अगर ओवरऑल रिएक्शन की आप बात करो तो 75% रिएक्शन हो गया, देखो 25 100 से शुरू किया था, 25 बचा है, इसका मतलब 75 खर्च हो गया होगा। ठीक, तो 75% रिएक्शन कितने टाइम्स में हो जाती है? 2t हाफ में हो जाती है, देखो, है ना? यस सर। इसी तरीके से आपसे कोई बोले कि भाई 87.5% रिएक्शन कितनी देर में हो जाती है? वो 3t हाफ में हो जाती है। ये आपके पास कोई पूछे कि भाई 93.2575 करके ऐसे आएगा, ये रिएक्शन कितनी देर में हो जाती है? ये रिएक्शन हो जाती है तुम्हारे पास 40 हाफ में हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इसको ना ऐसे शॉर्टकट के फॉर्म में बना लिया है, और हमें जो इंपॉर्टेंट वाले शॉर्टकट्स है वो पता होने चाहिए। अगर कभी कोई 25% बोले तो मैं हाईली एडवाइस करूंगा आप 25% वाला, आप 90% वाला, 99 एंड 99.9, ये तो आप याद ही रखो, क्योंकि ये वाले तो मैंने अभी समझा दिया। टी हाफ 50% ऐसे आ गया, T75 2t हाफ में, T87.5 तुम्हारे पास 3t हाफ में, ये तुम्हारा 75 होगा, 93.75 ये तुम्हारे पास 4t हाफ में। क्या ये बात सही है कि नहीं है? आपने देखा ऐसे पीछे? यस सर। आया समझ में? अब वापस से फंडा ये है बच्चे, कि अगर ये 25 बचा है, इसका मतलब 75% खर्च हो गया है, तो 75% होने में 1t हाफ और 2t हाफ, 2t हाफ लग गए इसको। क्लियर? ये वाले याद करने, जल्दी से याद करो इसे। ये वाला एक बार सारे लोग देख के और एक बार बिना देखे लिखो जल्दी से। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से, वो वाले लिखना, T25, T90, T99। मैंने कई बार T90 और 99 पे क्वेश्चन देखे हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा लेजिट बहुत टाइम लगा के, एल्स आप इसको देख के ही सॉल्व कर सकते हो। ये आपको काफी सारा टाइम बचेगा, जल्दी से करना सारे लोग। T25, T90, T99.9 एंड T99 पॉइंट, वही 99% वाला, जल्दी से करना। और इसमें देखना T90 और T99% में डबल टाइम है, 90 से 99 जाने में रिएक्शन डबल टाइम लगा रही बिल्कुल। और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रिएक्शन लास्ट में धीमी नहीं हो जाएगी? यस सर। यस सर।
तो मॉड्यूल में क्वेश्चन था ऐसे T60 का हमें दे रखा था टाइम, मतलब कि 60% का और 90% का हमसे पूछा था, तो उसमें तो ऐसा मेथड नहीं लगेगा ना? किसमें किसका पूछा था? सर 60% रिएक्शन का टाइम दे रखा था और 90% का पूछा था। हाँ, तो ऐसे ही हो जाएगा। 60% का था तो तुम उससे टी हाफ निकाल सकते हो। यस सर, मतलब कि वो फिर उसे टी हाफ से करना पड़ेगा। हाँ, टी हाफ से थोड़ा फास्ट हो जाएगा यस। अगर आप 60% से करना चाहो। वैसे इससे भी हो जाएगा, आपकी दोनों तरफ ऊपर नीचे लिखा तो है ना, कि T60% के लिए, T90% के लिए, और फिर डिवाइड करके निकाल दे। यस। डन, याद हुआ? यस सर। चलो जी, आ जाओ, आगे चलें। अब देखो, ये वाला तरीका कब यूज होता है? ये न्यूक्लियर रिएक्शन और एंजाइम वाले रिएक्शन भी आपके पास बहुत सारे होंगे। उसमें ये होगा कि अगर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन पता है एंड फाइनल कंसंट्रेशन पता है, तो आप बताए क्या निकाल सकते हो? आप ये निकाल सकते हो कि हाउ मेनी टी हाफ हैज बीन कंप्लीटेड, कि आपके कितने टी हाफ हो चुके हैं। आप ये बात निकाल सकते हो अगर आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन पता है तो। आ जाओ, देखिए कैसे। आपने 256 से शुरू किया, मैंने 2 का मल्टीपल लिया ताकि आसान हो सॉल्व करना। ठीक है, 256 का हाफ हो गया 128, इसमें कितना लगा होगा? टी हाफ। फिर तुम्हारे पास कितना है? 128 का हो गया 64, इसमें लगा होगा टी हाफ। 64 से तुम्हारे पास हो गया 32, आपके पास लगा होगा टी हाफ। कितने टी हाफ लगे? 3 टी हाफ। आ जाओ, देखो फॉर्मूले से कैसे करते हैं। इनिशियल अपॉन फाइनल इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ टी हाफ। ठीक है, आ जाओ इनिशियल देखना, इस फॉर्मूले में रख के दिखा रहा हूं आपको। इनिशियल है 256 डिवाइडेड बाय 32, जरा डिवाइड करके देखना कितना बन रहा है। ये 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये 8 टाइम्स जाएगा। अगर 8 टाइम्स चला गया तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर n, n का आ गया वैल्यू 3। देखा ये कैसे यूज किया मैंने? क्या ये वाले फॉर्मूले का यूज सबको समझ में आया कि कैसे कर रहा हूँ? सीधे हमें यस। पता है ऑलरेडी, हमें ऊपर पता है कि ठीक है, हमें टी हाफ टी हाफ टी हाफ, बट दिस इज अ लॉन्ग एंड टीडियस मेथड। इस लॉन्ग एंड टीडियस मेथड से अच्छा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आप ये देखो कि कितने टी हाफ निकल गए। क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको? सर लेकिन ये तभी होगा ना, जैसे कि अब जैसे 100% है, या तो हमें दे रखा 50%, 25% या फिर किसी भी परसेंट के लिए हो सकता है। हाँ, मतलब उसमें इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन जब भी दियो तब हम ये काम कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में दिख जाता है कि वो पूछेगा कितनी टी हाफ निकल गई या कितना टाइम हो गया होगा। ठीक है, इसे एक और तरीके से भी यूज किया जा सकता है। अगर आपको ये बोला गया है टी हाफ, अब इसे ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से मैं तुमसे टोटल टाइम पूछूं, तो टी हाफ इंटू एन इज इक्वल्स टू टी टोटल, होगा कि नहीं होगा? टोटल टाइम, लेट्स से कि ये जो टी हाफ है इस रिएक्शन का, दैट इज 20 मिनट्स। तो 3 टी हाफ निकलने का मतलब बच्चे कितना टाइम हो गया होगा? तो टोटल टाइम कितना लगा होगा इसको करने में? इसको लगा होगा 60 मिनट्स। होगा कि नहीं होगा? यस। है ना? ऊपर वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें 2-3 तरीके होते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि आपके पास 4 हाफ लाइफ हो चुकी है। ठीक है, या फिर आपका टी हाफ, देखो क्वेश्चन देखना एक बारी सारे लोग अच्छे से। टी हाफ आपका 10 मिनट्स है। ठीक है, और टोटल टाइम जो हो रखा है, टोटल टाइम हैज बीन 60 मिनट्स।
अगर टोटल टाइम 60 मिनट से टी हाफ आपका 10 मिनट है, तो कैन यू टेल मी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने हो गए होंगे? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने हो गए होंगे? 6। 6। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 6 हो चुके हैं और पूछता है कि तुम्हारे पास फाइनल कंसंट्रेशन बता दो, तो फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाएगी? फाइनल कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से निकाली जाएगी कि कितना तुम्हारा इनिशियल, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, क्या कर रहे हैं, इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब इनिशियल आपको पता है 256 है, 2 की पावर 6, और फाइनल तुम्हारे पास निकालना है, तो इसको 2 की पावर 6 कितना होगा? 5 32 होता है, 64 हो गया। 256 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल्स टू फाइनल, और अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा 4। 4 इज इक्वल्स टू फाइनल कंसंट्रेशन। देखा आपको कैसे मैंने निकाल दिया? या किसी को डाउट है इसमें? तो आप इस वाली बात को यूज करके दो तीन तरीके से चीजें सॉल्व कर सकते हो। अगर टोटल टाइम पता है, टी हाफ पता है, तो टोटल टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाली, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने के बाद फाइनल कंसंट्रेशन, या फिर अगर इनिशियल और फाइनल दिया है तो कितना टाइम लगा है, वो दोनों पता चल जाएगा। आज इसको एक बार रीड करते हैं और फिर एक बार आप क्वेश्चन करके देखो। देखो, इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज गिवन, देन टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन हम ये चीज कर सकते हैं। A0/AF इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू टाइम गिवन, है ना? अभी हमने जैसे किया था कि 3 × 20 इज इक्वल टू 60 मिनट्स हो गए थे। व्हेन एनी जनरल टाइम और टी हाफ के इज गिवन, तो आप इस रिएक्शन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि टी गिवन, कि दैट इज टी 60 मिनट अभी आपने किया था, इज इक्वल्स टू n टाइम्स इनटू 10 मिनट्स, है ना? तो 10 मिनट किया आपने तो कैसे आ गया कि n का वैल्यू आ गया 6, दैट इज कि 6 हाफ लाइफ हो चुकी है, तो फाइनल कंसंट्रेशन A0/2 की पावर n। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए क्या? ये दोनों पार्ट? यस सर। आ जाओ, ये क्वेश्चन यस करो सर। सारे। ये दोनों क्वेश्चन करो, आराम से करो, जिसको डाउट हो वो पूछना। उधर ही रखा हमने, बेड पे, बेड पे ही था।
हाँ भाई, कितना टाइम लग रहा है? सर डन। सर थोड़ा इनिशियल रेट में डाउट है, वैसे सारे हो गए। सर बाकी हो गया, इनिशियल रेट रह गया बस। अच्छा, ओके। हाँ भाई, नम्रता बच्चे, आपसे हुआ ये वाला शुरुआत वाला पोर्शन? यस सर। ओके, ग्रेट। ठीक है, ठीक है। समीर, समीर कहाँ तक हुआ ये क्वेश्चन? सर इनिशियल तक हो गया, बस अभी करा। ठीक है। चलो जी, शुरू कर रहे हैं। ये आपके पास है ये क्वेश्चन में, if first order reaction concentration decreases from 512 to 128 in 40 minutes. ओके, तो आपके पास क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है 512 से 128, 512 से 128, टू की पावर एन। जरा देखना, 8 फोर टाइम्स, 4 टाइम्स जा रहा है ना ये? यस यस सर। सर। ठीक है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स जा रही है, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर एन। तो एन आ गया 2, तो मतलब टोटल 2 हाफ लाइफ जा चुकी है। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 40 मिनट्स, और 40 मिनट्स इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ हो जाएगा, है ना? तो आपके पास ये 2 टाइम्स है, तो टी हाफ सीधे पता चल गया आपके पास 20 हो गया। अरे आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई, टोटल 40 मिनट है, 2 टी हाफ निकल गए, तो 20 20 लगा होगा ना। टोटल टी हाफ तुम्हारे पास आ गया, टी हाफ आ गया, एन का वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन देखना, के का निकालना है। के कितना हो जाएगा? के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 20। किसी को डाउट है के में? नो सर। ठीक है, के भी हो गया। के होने के बाद इनिशियल रेट की बात करते हैं, तो इनिशियल रेट क्या होगा? सर के इंटू 512 शायद। के 0.693 अपॉन 20 इंटू 512 एग्जैक्टली। क्योंकि भाई इनिशियल रेट विल डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इज 512। ठीक है, चलो जी आगे। जो भी तुम्हारे पास इनिशियली था ये हमने रखा है, हमने कुछ इस तरीके से। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं इसको आर इज इक्वल्स टू के ए होता है, तो जो भी शुरुआत में रहा होगा ए, वो आपने रख दिया, जो 512 था। रेट आपने निकाल लिया, के का वैल्यू आपको ऊपर से पता है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 आवर। जरा बताना, 1 आवर में आपके पास कितने टी हाफ निकल गए होंगे जल्दी से? 3। 1 आवर में 60 मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स में आपके 3 टी हाफ, तो 1 आवर में आपके पास 3 टी हाफ निकल गए होंगे। ये 1 आवर में 3 टी हाफ निकल चुके हैं, और 2 आवर्स में कितने निकल चुके होंगे? 6 टी हाफ निकल चुके होंगे। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कितना हो जाएगा? 512 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, एंड दूसरा हो जाएगा 512 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6। क्या यही होगा कि नहीं होगा? यस। यस सर। ठीक है, ये तो आंसर आ जाएगा शायद से 64, और ये वाला आंसर आ जाएगा 4 या 2। सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। ठीक है, क्या किसी को डाउट है? हाँ भाई, समझ में आया क्या लोना? बच्चे कोई दिक्कत यहाँ पे? यस सर आ गया। चलो जी, ये क्वेश्चंस हैं जो किए जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर, अब फर्स्ट ऑर्डर जाके पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, आ जाओ जी। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे आ जाते हैं। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना हमारे काम का है बस उतना देखेंगे। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स देखना शुरू कर दो। देखो जी, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को समझने के लिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स आपकी 2 टाइप की हो सकती है। कौन से 2 टाइप की हो सकती है, जरा ये देखना। तो सेकंड ऑर्डर में आपके पास ये 2 वैरायटी हो सकते हैं, या तो आपके पास रिएक्टेंट सेम हो,
ठीक है, और या तो आपके पास रिएक्टेंट डिफरेंट है। अगर रिएक्टेंट डिफरेंट है तो क्या लिखा जाएगा, और रिएक्टेंट सेम है तो क्या लिखा जाएगा, आर इज इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। अगर इसी में आप जाओगे डिफरेंट की बात करोगे तो रिएक्टेंट डिफरेंट में आर इज इक्वल्स टू के, आपके पास ए की पावर वन एंड बी की पावर वन। ओवरऑल ऑर्डर अभी भी आपके पास सेकेंड ऑर्डर ही है। ठीक है, चेक कर लो भाई, किसी को डाउट हो तो। यहाँ तक ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। इसके लिए आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला वे 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू 80 ऐसे करके आएगा। कैसे आएगा पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा खास नहीं आते हैं। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे जैसे हमने किया था कि आपका ए से बी गया, शुरुआत में a0 था, ये डैश है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा a0 माइनस एक्स दैट इज 80, और ये हो जाएगा x दैट इज bt, है ना। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे सर, कैसे लिखा जाएगा कि आपके पास माइनस डी एक्स अपॉन डी टी निकल के आएगा आपका के a0 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, आप इसको फिर इधर लेके आओगे, माइनस नहीं होता इसमें, या डी एक्स अपॉन ए0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के डी टी। अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, दिख रहा है ना आपको कैसे, जैसे हमने पिछली बार यस किया था सर। एग्जैक्टली पूरा इंटीग्रेट करके। मैं आपको इसका डायरेक्ट इक्वेशन लिखाऊंगा, इस पे और चीजें नहीं लिखाऊंगा। बात आती है इसकी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये वाला साइड वाला। क्या आप लोगों ने रिएक्टेंट डिफरेंट का वहां पे कोचिंग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर याद अभी तो तक नहीं तो है। नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा? ये बच्चे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मेजर केस है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, कैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर वाली बात आती है यहाँ पर देखना। इससे मिलके बनता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर तो आपने सुना होगा ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो देखने में तो फर्स्ट ऑर्डर लगता है, पर सॉरी, जो देखने में तो और ज्यादा होता है बट होता फर्स्ट ऑर्डर है, ये तो सुना होगा यस आपने, सर। है ना। अब देखो इस वाले के लिए अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये लिखा हुआ है सामने आपके पास। लेट्स से यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज अज्यूम करके चलता हूं, दैट इज लेट्स से आपके पास जो ए का कंसंट्रेशन है दैट इज मच 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 ग्रेटर देन बी, कि आपके पास ए बहुत ही ज्यादा है बी से। जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन याद है आप लोगों ने क्लास 11th में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऐसे है कि आपके पास 50-60 लीटर है पानी, और उसके अंदर आपने 1 ग्राम कोई चीज डाली है, प्रैक्टिकली पानी तो चेंज ही नहीं होगा यार। पानी जितना था उतना ही बाद में रहेगा। पानी का 0.1 ml 1 ml, अगर एक मैं कहता हूँ 60 लीटर में 1 ml खर्च भी हो गया तो वो प्रैक्टिकली 60 लीटर ही नहीं बचा क्या। यस सर। तो जब भी किसी एक का कंसंट्रेशन दूसरे से बहुत ही ज्यादा होता है तो उसके कंसंट्रेशन में खास चेंज नहीं आता है। तो यहां पर एक ही कंसंट्रेशन में देयर वोंट बी अ ग्रेटर या फिर बहुत बड़ा चेंज, ऐसा चेंज नहीं होगा जो आप ऑब्जर्व कर पाओ। तो अगर ऐसा चेंज नहीं होगा जो आप ऑब्जर्व कर पाओ तो हम इसको लिख देंगे आर इज इक्वल्स टू के, और ए भी तुम्हारे पास क्या हो गया, सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा बी। अगर ये कांस्टेंट हो गया, लेट्स से आई टेक ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एज अनदर कांस्टेंट के डैश, तो आप इसको लिख सकते हो आर इज इक्वल्स टू के डैश बी की पावर वन। एंड नाउ कैन यू सी दिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है इन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स अगर एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। बिकॉज कि एक का कंसंट्रेशन अब इतना ज्यादा हो चुका है कि उसमें चेंज ही नहीं आ रहा है, और अगर चेंज नहीं आ रहा है तो वो कांस्टेंट हो गया। तो के इंटू उसका कंसंट्रेशन वो एक नया कांस्टेंट हो गया, दैट इज के डैश बी की पावर वन। क्या सबको सूडो फर्स्ट ऑर्डर समझ में आया क्या होता है? यस सर। पक्का? 110%? यस सर। यस कोई भी सर। ऐसा जिसको डाउट हो? यस सर। ठीक है, तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। ये यहाँ पर मैंने ऐसे लिख के दिए, देखो दो रिएक्टेंट डिफरेंट है, when the concentration of one reactant is very large compared to second reactant, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर बी को ज्यादा माना है मैंने। दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर के उसके आपके वो हैं। पंखा बंद कर दीजिए, आप इधर रहने दीजिए। हाँ यहीं से बंद होगा। नहीं 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 नहीं, उसको आप नॉब को घुमा दीजिए। हाँ हाँ।
ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आया? हाँ भाई, ये एक्स्ट्रा वाला फंडा आप चाहो तो याद रख सकते हो और चाहो तो छोड़ सकते हो, वैसे तो छोड़ दो, ज्यादा बेटर है, कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपको दिख रहा होगा अल्टीमेटली फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना, देखो फर्स्ट ऑर्डर वाला, दिखा सबको? यस सर। वही तो लग रहे थे, इसीलिए इसीलिए उसको याद नहीं करते। आ जाओ जी, सेकंड वाला केस जो हमने पढ़ा था, वो वाला केस ऐसे देखना, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगता है, देखो 1/80, 1/80 माइनस 1/A0 इज इक्वल्स टू KT। 1/80 माइनस 1/A0 इज इक्वल्स टू KT। टी हाफ तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1/A0 के। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, 1 - n, ये बेटा नहीं भूल सकते आप लोग, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टी हाफ के बारे में बात कर सकते हो A0 के टर्म्स में। जैसे यहाँ पर अगर आप फर्स्ट डालोगे तो A0 0 हो जाएगा, एंड हमें पता है कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? यस सर। यहाँ तक देख लो भाई, यहाँ तक देख लो, अगर जरा सा भी डाउट हो किसी को तो फिर हम आगे चलें। चले जी आगे। यस यस सर। सर। चलो, आ रहे हैं ना समझ में? हाँ भाई समीर, क्लियर है यस ना? सर, आ रहा है। लोना? यस सर। ओके लोना जी, ठीक है। चलो जी, आ जाओ देखते हैं आगे। अब यहाँ पर जो ग्राफ है, ये चार ग्राफ है, अगेन ये चार ग्राफ मैंने उसी के हिसाब से निकाले हैं आपके, जो पूछे जा सकते हैं। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो भाई ये तो सीधे बन गया, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट है ना इनके बीच में। अगर सिर्फ कंसंट्रेशन होता तो ये तो इक्वेशन क्या हो जाती, y = mx², ये तो पैराबोला हो जाता, पैराबोला हो गया। एक, अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट की बात कर रहे हो, जो रिएक्टेंट है वो कैसे खर्च हो रहा है, तो वो कैसा हो रहा होगा, स्क्वायर है ना, मैंने आपको बताया था ना कैसे होता है। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि दो दो चीजें मिलके एक बना रही होंगी, है ना, दो चीजें मिलके एक बना रही, दो चीजें मिलके एक बना रही है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो डबल से कंज्यूम हो रहा होगा, स्क्वायर में कंज्यूम हो रहा होगा। तो इस बार जो ये है कि ऐसे एकदम से एक कर्व बनेगा कि जब शुरुआत में ज्यादा है तो रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी खर्च होगा, फिर जैसे जैसे कम होने लगेगा तो रिएक्टेंट धीमे धीमे खर्च होगा। ठीक है, ये वाली बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन एक्सपोनेंशियल। बच्चे नॉन एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या, आपने पहले वाला जो फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर में भी आपने देखा था वो ऐसे ही खर्च होता था, वहां का जो स्लोप होगा और यहाँ का जो स्लोप है उसमें डिफरेंस आएगा। जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका वैल्यू होता है 2.71, देखा ना आप लोगों ने, एक्सपोनेंशियल होता है 2.71, वहां पर भी ऐसे ही ग्राफ, ग्राफ सेम बनेगा। हम लिख देते हैं नॉन एक्सपोनेंशियल कि भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम चल रहा है ग्राफ, थोड़ा सा कर्व में डिफरेंस आएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, आ जाओ आगे देखो, इसी में अगर आपको ये वाला जो दूसरा मैंने दिखाया था, 1/80 माइनस 1/A0 इज इक्वल्स टू KT। ठीक, इसके साथ देखते हैं, तो y = mx + c, यहाँ पर देखना y = mx + c के साथ अगर करोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो कैसे इक्वेशन बन रही है, देखा 1/A0, देखो y = mx + c, स्ट्रेट यस लाइन सर। बनेगा। तो A0 इस तरफ है, आपने तुमने टाइम के साथ ये बना दिया, इसको वैसे 1/80 होना चाहिए था, गड़बड़ लिखा है यहाँ पर, 1/80। आया समझ में भाई, इसी का क्लियर है? सारे यस लोग एक सर। बार यहाँ तक बता दो, ठीक है। तो 1/80 इज इक्वल टू 1/A0 आपका स्लोप हो गया। समीर कोई दिक्कत यहाँ पे, ये हो गया इंटरसेप्ट इज इक्वल टू K × यस T। सर। पक्का? चलो सर जी, तो वहाँ पर 80 क्यों लिखा है हमने, A0 क्यों नहीं? कहाँ पे? सर जो आपने अभी चेंज किया था इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। बच्चे वो 1/80 के बीच में ग्राफ है ना, 1/80 एंड टाइम के बीच में। यस सर, सर मतलब इंटरसेप्ट तो लिखे 1/0 होगा। हाँ, इंटरसेप्ट 1/0, अच्छा सही तो लिखा फिर मैंने,
ये वाला पोर्शन इसको ऐसे कर देता हूँ, 1/A0, ठीक है। यस। चलो जी, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर हो गया। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर: इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये दोनों एनसीईआरटी के एग्जांपल है। आपको कोई बताए ना बताए, आपको पता होना चाहिए कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर चलते हैं। ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में वो शुगर का आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके दिखाया है, और ये दोनों ही मैंने लिखे हैं फर्स्ट ऑर्डर में, याद है आपको? जो दो रिएक्शन लिखी थी जिसमें H+ डाल के उनको हाइड्रोलाइज किया हुआ था, देखो। चलो जी, इस इस चैप्टर के फाइनल सेट पे चलते हैं, दैट इज कोलिजन थ्योरी पे आ जाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ पानी के लिए। आप लोग पानी वानी पी लो, मैं इस थ्योरी को पूरा खत्म करके ही चलेंगे आगे। लगभग लगभग ये चैप्टर आज खत्म है, लगभग लगभग ये चैप्टर खत्म ही मान के चलो। चलो, जल्दी से इसको सारे लोग पानी वानी पी लो, रेडी हो जाओ, फिर बताना। नहीं मम्मी, पता नहीं अभी। चलो जी, शुरू करें। ऑल सेट? यस सर। चलो जी, ओके, एक सेकंड। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज कोलिजन थ्योरी। एंड कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है, कैसे होता है, क्या है क्या नहीं है, ये सब समझते हैं। तो कोलिजन थ्योरी का सबसे पहली चीज तो ये, दिस इज बेस्ड ऑन केटीजी। केटीजी क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपको याद होगा इसमें हमने बहुत सारे अजम्पशंस लिखे थे कि गैस के मॉलिक्यूल्स परफेक्टली हार्ड स्फीयर्स होते हैं, वो लगातार लड़ते रहते हैं, ऐसे करके। तो केटीजी के जितनी भी बातें वो सारी कुछ यहाँ पे यूज होती है, किसी को डाउट है? ठीक। नेक्स्ट चीज क्या आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज, ये थ्योरी बोलती है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो होता है बिकॉज ऑफ कोलिजन। क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना बताते जाना आप लोग। केटीजी यस। के थ्योरीज लगते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो कोलिजन की वजह से होता है। अच्छा ठीक है। अब कोलिजन की वजह से होता है तो कैसे हो रहा होगा? लेट्स से आपके पास क्या है, ए और बी, ये दोनों तुम्हारे पास आपस में आए, धड़ाम से लड़े और कुछ जेड बना दिया, सिर्फ धड़ाम से आके लड़े। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार कोलिजन करो तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बने ही बने। ठीक है। जो एक तुम्हारे पास ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर ए और बी ऐसे लड़ रहे हैं, बार बार ए और बी लड़ रहे हैं। ठीक है, ए और बी बार बार ऐसे करके लड़ रहे हैं। तो जो ए और बी लड़ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? इसको जेड बोलते हैं। मतलब कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर सारी चीजें लड़ रही हैं, तो कितने कोलिजन हो रहे हैं पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम, की इतने से वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो कोलिजन चल रहे होंगे। अब उन्होंने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि ये जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं उनसे प्रोडक्ट बन रहा हो। प्रोडक्ट फॉर्मेशन सारे कोलिजन से नहीं होता, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इफेक्टिव कोलिजन से होता है। इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है, आप ऐसे समझना। इफेक्टिव कोलिजन में दो चीजें हैं, ठीक है। मान लो ये है तुम्हारे पास मेरे दो हाथ, ऐसे आके लड़ रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। इसको मैं एग्जांपल में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से कि ए ऐसे आ रहा है, और बी ऐसे आ रहा है, और बी और बी ऐसे आ रहा है, और धड़ाम से जाके लड़ेगा इसमें, तो ये तुम्हारे पास क्या बनाएगा, ये तुम्हारे पास बनाएगा ए बी एंड ए बी। आई होप ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आया। यस सर। ठीक है। अब देखना जी, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे किया, लड़ाया और हो गया। मान लो आप ऐसे लेके आए, बहुत प्यार से लेके आए कि अरे वाह, छू के चला गया, नहीं बनेगा प्रोडक्ट। एनर्जी नहीं है इतनी। एनर्जी तो हो इतनी कि ए और बी लड़े तो दोनों के बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड बन जाए। तो ये जो लड़ने वाली बात है, इसमें एनर्जी होनी चाहिए इतनी। तो इफेक्टिव कोलिजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है आपकी पहली, वो आती है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब क्या होता है? एनर्जी बैरियर का मतलब कि कोलिजन के टाइम पे इतना एनर्जी होना चाहिए कि तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बाद आता है दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बैरियर, व्हाट इज ओरिएंटेशन बैरियर? बच्चे आप इसी रिएक्शन को अगर आप देखोगे, तो इसी रिएक्शन को अगर आप बहुत ही ध्यान से समझो, तो आपके पास ए और ए ऐसे है, और बी ऐसे है, एंड यू वांट कि आपने बहुत एनर्जी दे दी, आप रॉकेट स्पीड से दौड़ा रहे हो उसको। ठीक है, आप बहुत एनर्जी दे दी और आपने इसको ऐसे लड़ा है, ऐसे लड़ा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं वो ऐसे ही लड़के हो रहा है। आया समझ में मैं क्या बात करूं? ऐसे लड़ेगा, यस। बहुत तेज आके लड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। ओरिएंटेशन ही नहीं है वैसा। सर ये नहीं समझ में आ रहा। बच्चे आपको याद है मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ाए थे, मैंने ओवरलैपिंग सिखाई थी, ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ये ऐसे ओवरलैप करेगा, पी एक्स पी वाई के साथ ओवरलैप नहीं करता, पी एक्स के साथ करेगा, ओवरलैपिंग से याद है? तो वहां यस पे सर। ओरिएंटेशन नहीं था। वहां पर ऐसे थोड़ी ना होता है कि पी जेड को आप पी एक्स के साथ जोड़ दोगे और आप बोलोगे हाँ बॉन्ड बन गया। आई बात समझ में? तो यस ये सर। तुम्हारे पास इसी तरीके से तो ओरिएंटेशन बैरियर है। पहले ये बताओ क्या सबको यहां तक समझ में आया? हमने ये सीखा कि तुम्हारा कोलिजन थ्योरी बोलती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारी चीजें से उठाते हैं, पूरा बेस उसका वो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज ड्यू टू कोलिजन। एक सैंपल में बहुत सारे कोलिजन चल रहे होते हैं, हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनती। जिस कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है उसको इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। एंड इफेक्टिव कोलिजन के दो क्राइटेरिया, एक तो एनर्जी पूरी की पूरी मिलनी चाहिए, एंड दूसरा उसका ओरिएंटेशन, वो इस तरीके से सेट होना चाहिए कि धड़ाम से लड़े और प्रोडक्ट बन जाए। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है? यहां तक बताओ कि ये फर्स्ट सेट यस हमने सर। कंप्लीट कर लिया। लोना, क्लियर बच्चे? यस सर। हाँ जी सार्थक, यस सर। फिर समीर, कोई दिक्कत? नम्रता? नहीं सर। नो सर। ठीक है, आ जाओ। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है कि हमने अभी देखा कि जरूरी नहीं है ना कि टोटल सैंपल में चल रहा हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी बैरियर की। तो एनर्जी बैरियर क्या होता है? एनर्जी बैरियर में हमारे पास ये ग्राफ सबसे बढ़िया ग्राफ है जिससे हम चीजें समझ सकते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। आपके पास ये ग्राफ है, ये आपके पास रिएक्टेंट, या आपके पास ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरफ मैंने रिएक्शन प्रोग्रेस लिख रखा है। ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस की क्या, तो ये रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे दो तीन चीजें सीखेंगे, रिएक्टेंट के लिए बात हो गई एंड प्रोडक्ट के लिए बात हो गई। और इस तरफ हम क्या लिखेंगे? इस तरफ हम लिखेंगे एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके पास रिएक्टेंट की, और ये एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोडक्ट की। आप देख रहे होगे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि भाई आपने रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, मतलब इसने ड्यूरिंग द प्रोसेस इसने एब्जॉर्ब किया होगा एनर्जी।
भाई प्रोडक्ट का तभी तो ज्यादा है, अगर लूज किया होता तो प्रोडक्ट का कम होता। चलो जी, अब नेक्स्ट देखना, ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए ऐसे पी कैसे ऐसे बनता है। इस पीक का मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, मैं आपको वापस से जो एग्जांपल लिया उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास है ए, और ए ऐसे आया था, बी और बी ऐसे आया था। जब ये लड़ रहे थे तो किसी टाइम पे ऐसा होगा कि ए और ए के बीच में बॉन्ड टूट रहा होगा और बी और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या ये वाली बात समझ में आई, इंटरमीडिएट क्या है? यस यस। सर। देखिए ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का एनर्जी मैक्सिमम होता है। इस बार का नीट का क्वेश्चन है जो सबने गलत किया है, आकाश की टेस्ट सीरीज में गलत आया था। टेस्ट सीरीज में क्या गया, जो उनका फाइनल रिजल्ट था उसमें भी गलत था। क्वेश्चन ये था कि कोई ऐसी रिएक्शन हो सकती है क्या जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो। आ जाओ इसको समझते हैं क्या बात हो रहा है। आपको देखो, आपने क्या करना है, रिएक्टेंट को इतना एनर्जी देना है, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर। आप इसको इतना एनर्जी दो कि ये ऊपर यहां तक पहुंच जाए। अगर ये यहां तक पहुंच जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा। मतलब आपको रिएक्टेंट को कम से कम इतना एनर्जी तो देना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो रिएक्टेंट को कितना एनर्जी दिया जाए कम से कम कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या एक्टिवेशन एनर्जी सबको समझ में आया क्या होता है? वापस से बोलो। यस सर। रिएक्टेंट को कितना एनर्जी कम से कम दे दिया जाए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर रिएक्टेंट को इतना एनर्जी दे दिया जाए कि इंटरमीडिएट बन जाए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या एक्टिवेशन एनर्जी सबको क्लियर है, हाँ या ना? सारे लोग एक बार बता दो जल्दी से। यस सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास ये रहा। अब देखो क्या होगा, अगर तुमने इसको एक्टिवेशन एनर्जी जितना काम दे दिया, जितना एनर्जी दे दिया, तो आगे तो ये चला जाएगा, तुरंत आगे ऐसे गिर जाएगा। रोलर कोस्टर ऊपर तक गया फिर नीचे चला जाएगा। इससे ज्यादा दे दिया तो और आसान है भाई, आराम से चला जाएगा। अब क्वेश्चन था नीट में कि ऐसा कोई रिएक्शन हो सकता है क्या जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकता। एक्टिवेशन एनर्जी जीरो का मतलब आप समझ रहे हो क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी जीरो का मतलब है कि रिएक्टेंट का और इंटरमीडिएट का एनर्जी सेम है। अगर रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट का एनर्जी सेम है तो ये तो आपस में जल्दी जल्दी बनते रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इंटरमीडिएट का एनर्जी कभी भी रिएक्टेंट के एनर्जी से बराबर हो ही नहीं सकता, वरना तो वो लगातार बनता नहीं रहेगा। फिर क्या हो गया, आई बात समझ में? ये चीज यस। पॉसिबल नहीं है। देर इज नो रिएक्शन जिसमें तुम्हारे पास, ठीक है, देर इज नो रिएक्शन जिसमें आपके पास जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो। क्या ये बात समझ में आई? चलो जी, यस सर। और चीज देखना, आपके पास का एक और एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? थ्रेश होल्ड एनर्जी। तो थ्रेश होल्ड एनर्जी ये होती है, जीरो से लेके जो आप पूरा ऊपर तक जा रहे हो, इंटरमीडिएट से जीरो से लेके पूरा, ये एनर्जी बिल्कुल ही जीरो से आपने कि आपको है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, वहां से बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, बॉटम नाउ, यहां से, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ये वाला एनर्जी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, ईटीएच। एक्टिवेशन एनर्जी भी दो टाइप का हो सकता है बच्चे। कैसे कैसे टाइप का हो सकता है? कि एक्टिवेशन एनर्जी ये आपका फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करो, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ईएएफ। एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। क्या ये वाली बात समझ में आई? बैकवर्ड का मतलब कि अगर आप पीछे रिएक्शन कराना चाहते हो तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा, आगे रिएक्शन कराना चाहते हो तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा। जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो जनरली हम यही बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ये होगा। ठीक, आ जाओ यस इसको सर। रीड करके देखते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, वो तभी समझ में आता है। ये कोलिजन थ्योरी में आज की क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रह गया। वेडनेसडे 8 को हम मिल रहे हैं और वेडनेसडे शाम को हम फिर से मिल रहे हैं। ठीक है, वेडनेसडे को मैं सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आपका काम है यहां तक पढ़ने का, बस ये एक्टिवेशन एनर्जी तक पढ़ने का। ये 2 पेजेस जो है मेरे नोट्स है, क्या ये सबको क्लियर है? ये दो, ये थ्रेशोल्ड भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बट थ्रेशोल्ड के बाद का ये जो 1 1.5 पन्ना रह गया ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, और फिर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कम यस। है, आपको पैकेज में नहीं मिलेंगे, बट इसके क्वेश्चन थ्योरेटिकल बहुत आते हैं, आप देख सकते हो नीट में अच्छा खासा। और सब ये पोर्शन मिस करके चलते हैं, अच्छा खासा जल्दी 5 10 मिनट में लोग ये खत्म कर देते हैं।
है ना, बट ये वाले पोर्शन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप एनसीईआरटी से भी रीड करोगे, क्योंकि इससे आप ये मान के चलो असर्शन रीजन बनेगा पूरे से। असर्शन रीजन बढ़िया वाले असर्शन रीजन। चलो जी, तो ये वाला कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट से बेस्ड ऑन केटीजी में, तो ये आपने थ्रेशोल्ड तक एक बार रीड करना है। दैट इज वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेडनेसडे। अब ये बताओ, क्या किसी का कोई टेस्ट तो नहीं फंस रहा नो सर। सर वेडनेसडे को अगर रात को 8 बजे की जगह कोई और टाइम हो सकता है क्लास का? है? ये लोग बताएं, क्या वेडनेसडे को हम लोग और लेट नाइट कर सकते हैं, या और बच्चे जल्दी नहीं हो पाएगा सार्थक? जल्दी इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 8 बजे तक तो मैं आता हूँ बाकी सारी जगहों से। ठीक है, सर 8:30 के बाद? 8:30 के बाद आप सारे लोग जिस पे रेडी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख लो, क्या 9 9:30 और लेट? सार्थक बता, 9 9:30 10? सर बोलो बोलो, कोई सर बात नहीं, आप बोलो बोलो। 9 बजे से मेरी क्लास है एक्चुअली, हाँ, वो वाली। मुझे बताया था। चलो फिर ऐसा कर लेते इस